स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल योगेंद्र क्लासेस जमुना में। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान के 50 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को उनके उत्तर के साथ लेकर उपस्थित हुआ हूं। फ्रेंड्स 2026 बोर्ड में इन प्रश्नों से 100% आने की संभावना है। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? हमारे ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, स्थायी वनों का सबसे ज़्यादा जो है तो किस राज्य में है स्थायी वन? स्थायी वन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न जो है, उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान किन वृक्षों की पूजा करती हैं? ठीक है, तो किन वृक्ष की पूजा करती हैं? हमारे ऑप्शन है खेजड़ी और चंदन, खाय ऑप्शन है तुलसी और बरगद, गाय ऑप्शन है आम और इमली और घाय ऑप्शन है पीपल और वट वृक्ष। ठीक है, तो किसकी करती हैं? आम और इमली की। ठीक है, किसकी करती हैं? आम और इमली की जो है पूजा करती हैं। ठीक है, उड़ीसा और बिहार की जो जनजातियां हैं वो शादी के दौरान आम और इमली वृक्षों की पूजा करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है? हमारा पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है उड़ीसा। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो खा नंबर वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, खा ऑप्शन इसका सही हो जाता है। शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। अगला है श्रृंगवेरा इलाहाबाद में है में जल संरक्षण हेतु एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र किस नदी में बनाया गया है? ठीक है, हमारे ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी और नर्मदा नदी। ठीक है, तो कहाँ पे बनाया गया है? गंगा नदी पर। ठीक है, क्योंकि गंगा नदी जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है इलाहाबाद की। ठीक है, इसलिए गंगा नदी पर ही उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ था? हमारे ऑप्शन है 7वीं सदी, 9वीं सदी, 11वीं सदी और 13वीं सदी। ठीक है, तो कब हुआ था? 11वीं सदी में। गा ऑप्शन इसका सही हो जाता है। भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ? 11वीं सदी में हुआ। आगे देखते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? हमारा पहला ऑप्शन है नर्मदा नदी, दूसरा है दामोदर नदी, तीसरा है रिहंद नदी और चौथा है चंबल नदी। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाता है। का ऑप्शन इसका सही है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला है पालर पानी कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है भूमिगत जल को, वर्षा जल को, समुद्री जल को और नाले का पानी। ठीक है, तो क्या होगा इसका? ये भूमिगत जल जो है ये सही हो जाता है, यानी भूमि के नीचे जो जल बह रहा होता है उसको पालर पानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि वो फिल्टर हो रहा होता है। ठीक है, बहने के बाद उसके बाद देखते हैं, मध्य प्रदेश में स्थानांतरी कृषि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, स्थानांतरी कृषि जो है, स्थानांतरी कृषि वह कृषि होती है जिसमें कृषक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर खेती करता है। वो भी भूमि का कोई एक टुकड़ा चुनता है जिस पर जो है तो पेड़ पौधे लगे हों, जिनको काट कर आग लगाकर उसी के राख पर वो जो है खेती करता है, उसी को स्थानांतरी कृषि कहते हैं। तो इसको मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है पामलू, बेबर, दहिया या कोमान। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? बेबर के नाम से। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थानांतरी कृषि को किस नाम से जाना जाता है? बेबर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फसल को पीला सोना कहा जाता है?
ठीक है। गेहूँ, सोयाबीन, चना या मक्का, किसको कहा जाता है इसमें पीला सोना? सोयाबीन को, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो पीला होता है, ठीक है, देखने पर। उसके बाद अगला प्रश्न है, वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं, यानी कि शुरू में, ठीक है, निम्न में से क्या कहलाती हैं? तो वो खरीफ है, रबी, जायद और उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होएगा ख नंबर वाला ऑप्शन, वो खरीफ कहलाती है। खरीफ की फसलें होती हैं जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं, जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, है ना। ये वाली जो फसलें हैं ये खरीफ फसलें होती हैं। उसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? ठीक है। ऑप्शन है रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होएगा वो पाइपलाइन परिवहन, ठीक है। वाहनांतरण यानी कि जो है बहा करके जो है कौन सा वह परिवहन है जो का साधन है जो हानियों तथा देरी को घटाता है, तो पाइपलाइन परिवहन, ठीक है। उसके बाद अगला है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? ठीक है, हमारे ऑप्शन है पाइपलाइन परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन, ठीक है। तो क्या होएगा इसमें? रेल परिवहन भारत में प्रमुख साधन है परिवहन का, ठीक है। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाषा, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? ऑप्शन है स्टील या मोटर गाड़ी उद्योग, अगला है एल्यूमिनियम पिघलन या रसायन उद्योग। देखो क्या है, प्रगलन का मतलब है पिघलना। अगला है उर्वरक उद्योग और लास्ट है इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग, ठीक है, या सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ठीक है। तो इसका जो है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका होएगा जो है घ नंबर ऑप्शन, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग, ये ठीक है, घ नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है। उसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक उद्योग है? हमारे ऑप्शन है DAP उद्योग, अमूल डेयरी उद्योग, गन्ना उद्योग और साइकिल उद्योग, ठीक है। तो DAP ये एक खाद है, उर्वरक खाद को ही कहते हैं, ठीक है। तो DAP उद्योग एक उर्वरक उद्योग है। अगला है, भारत के किस राज्य में चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से उपभोक्ता आधारित उद्योग कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन है चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग और तांबा उद्योग, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा चीनी उद्योग, ठीक है। चीनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हर दिन, ठीक है, कोई भी उपभोक्ता उपयोग में लाता है, ठीक है, इसलिए चीनी उद्योग उपभोक्ता आधारित उद्योग है, ठीक है, जो सीधे उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, आँखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? ऑप्शन है न्याय का, अगला ऑप्शन है स्वतंत्रता का, फिर ऑप्शन है शांति का और घाय ऑप्शन है साक्षरता का, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होएगा वो हो जाएगा न्याय, यानी कि का ऑप्शन, ठीक है। आंखों पर पट्टी बंधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? न्याय का, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसने कहा था? हमारे ऑप्शन है बिस्मार्क ने, खा ऑप्शन है मैटरनिख, गा है शांति और घा है नेपोलियन ने, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मैटरनिख, ठीक है।
ऐसा किसने बोला था? मैटरनिख ने बोला था। खा ऑप्शन इसका सही हो जाता है। अगला है यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन है रूस, इटली, यूनान, इंग्लैंड। ठीक है, तो किसको कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। गा ऑप्शन इसका सही हो जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान देश को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रांस में सिक्कों और डाक टिकटों पर किसकी छवि अंकित की गई थी? ठीक है, ऑप्शन है मारियान की, खा ऑप्शन है जर्मेनिया की, गा ऑप्शन है नेपोलियन और घा है किंग विक्टर। ठीक है, तो किसकी छवि अंकित की गई थी सिक्कों में और डाक टिकटों में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मारियान। ठीक है, मारियान की जो है तो छवि सिक्कों पर, फ्रांस के सिक्कों पर, फ्रांस के डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। ठीक है, अगला है मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? ऑप्शन है जर्मनी, इटली, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो कहाँ का था? घा ऑप्शन इसका सही हो जाता है। मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? हमारे ऑप्शन है जनवरी 1921 में, अप्रैल 1913 में, दिसंबर 1920 में और फरवरी 1925 में। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है का ऑप्शन। ठीक है, यानी कि जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 1921 में। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं मतलब बारदोली सत्याग्रह जो है किसने चलाया था? जवाहरलाल नेहरू ने ऑप्शन है पहला, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस ने, तीसरा है वल्लभ भाई पटेल और चौथा है महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह का जो संबंध है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से था। ठीक है, किससे था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने बारदोली सत्याग्रह करवाया था। अगला है 1928 से 34 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? ठीक है, उसके कारण बताने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है कम उत्पादन के कारण, बाढ़ के कारण, महामंदी के कारण और सूखे के कारण। ठीक है, तो क्यों गिरी थी? महामंदी के कारण। ठीक है, 1928 से 34 के बीच में भारत में गेहूं की जो कीमत है वो 50% तक गिर गई थी महामंदी के कारण। ठीक है, अगला देखते हैं रिंडर पेस्ट क्या है? यह एक बीमारी थी फ्रेंड्स, ठीक है, जो पशुओं से संबंधित थी। तो यह क्या है? इसके ऑप्शन है एक आदमी है, एक बीमारी है, एक स्थान है, एक स्मारक है। तो इसका मैंने पहले ही बताया है कि रिंडर पेस्ट एक बीमारी है। खा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है एशियन मार्ग, सिल्क मार्ग, अफ्रीका मार्ग, व्यापार मार्ग। तो उसको जो है तो किस नाम से जाना जाएगा? एशिया को, ठीक है, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को किस नाम से जाना जाएगा? तो इसको सिल्क मार्ग से के नाम से जाना जाएगा, यानी खा ऑप्शन इसका सही हो जाता है। यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने वाला जो मार्ग है, ठीक है, वो किस नाम से जाना जाता है? तो सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है। अगला है निम्न में से किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाई थी? ठीक है, और उसके लिए उन्होंने कारणला कानून लागू किया था। ठीक है, तो किस देश ने मक्के के आयात पर पाबंदी लगवाई थी? ऑप्शन है भारत, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन। ठीक है, तो कौन लगवाया था? ब्रिटेन। घाय ऑप्शन इसका सही हो जाता है। मक्के की आयात पर रोक किसने लगाई थी? ब्रिटेन ने। और ये इसलिए लगाई थी, ब्रिटेन ने इसलिए लगाया था क्योंकि बाहर से जो विदेशों से जो मक्का आता था, जिसके कारण ब्रिटेन का जो मक्का था उसकी कीमत नहीं बढ़ रही थी, इसीलिए उस
विदेशों से जो मक्का आ रहा था उस पर रोक लगा करके और अपने मक्के का दाम बढ़ा करके ये अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते थे, इसके लिए कारण लागू करवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? ठीक है, क्या एल डोराडो क्या है? ऑप्शन है, यह वह स्थान है जहां कोलंबस पहुंचा था। दूसरा है जहां चांदी की खानें पाई जाती हैं। तीसरा है किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर। और चौथा है एक प्रसिद्ध दास बाजार। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है गाय ऑप्शन। ठीक है, किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर। ठीक है, ये एल डोराडो है। ठीक है, सोने का एक शहर है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इनमें से कौन से मित्र राष्ट्र थे। मित्र यानी कि ये राष्ट्र जो है ये आपस में मित्र थे। कौन से, कौन कौन से? ठीक है, तो ऑप्शन है जैसे ब्रिटेन फ्रांस रूस, ब्रिटेन जापान रूस, जापान फ्रांस रूस, जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन तुर्की। ठीक है, तो ये कौन कौन से जो है तो मित्र राष्ट्र थे वो बताना है। ठीक है, तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ये आपस में मित्र थे। ये जो है तीनों ही राष्ट्र आपस में क्या थे? मित्र थे। आगे है प्राच्य से क्या अभिप्राय है? प्राच्य से, ठीक है, ऑप्शन है भूमध्य सागर के पश्चिमी में स्थित देश है प्राच्य। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन है कि भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश है। गाय ऑप्शन है यूरोपीय देश और घा है अफ्रीका के देश। ठीक है, तो ये है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश है। प्राच्य क्या है? भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित एक देश है। ठीक है, अगला है फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? ठीक है, हमारे ऑप्शन है पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क और अफ्रीका के देश। ठीक है, तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में लंदन को जाना जाता है। स्पेनिंग जेनी किस प्रक्रिया में वृद्धि की? ऑप्शन है कताई, बुनाई, छपाई और रंगाई में। तो किस में करी थी उन्होंने? कताई में। ठीक है, ये धागा काटने की मशीन थी। इसमें एक ही मजदूर एक तकलियों को घुमाने से कई सारे जो है धागे एक साथ बना सकता था। आगे है जेम्स वाट ने किसके बनाए गए भाप इंजन में सुधार किया था? जेम्स वाट ने जो है भाप से चलने वाले इंजन में सुधार किया था, लेकिन उस इंजन को बनाया किसने था? ऑप्शन है ईटी पॉल, दूसरा है हेनरी पतूलो, तीसरा है जेम्स हरग्रीव्ज और घा है न्यूकमेन। ठीक है, क्या? न्यूकमेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घा ऑप्शन। ठीक है, न्यूकमेन। ठीक है, इन्होंने जो है तो भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार किया था, जिस पर सुधार किसने किया? जेम्स वाट ने। अगला है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस वर्ष किस उद्योग से हुई? ठीक है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई? ऑप्शन है लोहा उद्योग, कृषि उद्योग, जूट उद्योग और वस्त्र उद्योग। ठीक है, तो किससे हुई थी? वस्त्र से हुई थी। सबसे पहले जो है तो कौन सा उद्योग लगा था? वस्त्र का उद्योग लगा था। ठीक है, उसके बाद फिर बहुत सारे उद्योग लगे गए। ठीक है, आगे है भारत की पहली कपड़ा मिल कौन सी सन में लगाई गई थी? ऑप्शन है 1880, 1854, 1874 और 1830। ठीक है, तो कौन से सन में? 1854 में जो है भारत में पहली बार सूती कपड़े मिल की जो है स्थापना की गई थी। आगे भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? ऑप्शन है जर्मनी, रूस, अमेरिका, नेपाल। ठीक है, तो इसका जो है घा ऑप्शन सही हो जाता है। भारत का पड़ोसी देश कौन है? नेपाल है। आगे है शासन के विभिन्न अंग कितने हैं? शासन के जो है तो जैसे ऑप्शन है 5, 4, 3, 2। ठीक है, तो कितने हैं? 3 शासन के अंग। ठीक है, कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये शासन के अंग हैं। आगे क्वेश्चन है शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सत्ता का सामाजिक साझेदारी,
दूसरा है सत्ता का आर्थिक वितरण, ग है सत्ता का क्षैतिज वितरण और घ है सत्ता का मौलिक वितरण। तो सत्ता का क्षैतिज वितरण, ग ऑप्शन सही हो जाता है। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्थानीय शासन वाली संस्थाओं जो शहरों में काम करती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, निगम, विधान परिषद। ठीक है, तो नगर निगम। ठीक है, नगर से ही यहाँ पर बातें सिद्ध हो रही हैं कि कोई शहर की बात हो रही है। ठीक है, नगर कहाँ होते हैं? शहरों में होते हैं। ठीक है, तो स्थानीय शासन वाली जो संस्थाएं हैं वो कहाँ काम करेंगी? नगर निगम। ठीक है, शहरों में काम करने वाली जो संस्था है वो नगर निगम है। अगला है, भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियाँ दी गई हैं? 2, 3, 4, 5। ठीक है, कितनी सूचियाँ दी गई हैं भारतीय संविधान में विषयों की? तो कितनी सूची हैं? तो इसमें हो जाएगा 3 सूची। ठीक है, कितनी सूची हैं? 3। भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूची है? 3 सूची है। अगला है, ग्रामीण स्तर पर स्वशासन की इकाई है। ऑप्शन है ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हो जाएगा ग्राम पंचायत। भाई ग्राम, यहाँ भी ग्राम है, ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत ही होती है। ठीक है, और शहरी स्तर पर नगर पालिका या नगर निगम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, कानूनी मंत्री को, न्यायालय को। ठीक है, तो संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है? न्यायालय के पास होता है। ठीक है, अगला है, कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है? केंद्र सूची में जैसे ऑप्शन है विदेशी मामले, मुद्रा, बैंकिंग और कानून। ठीक है, तो कानून जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये केंद्र सूची में नहीं आता है। ठीक है, प्रतिरक्षा सूची में आता है। ठीक है, आगे है, कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है? ऑप्शन है विवाह और तलाक, ग्रहणदत्त, वंशानुक्रम, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही जो ऑप्शन है? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, पारिवारिक कानून से सब संबंधित है, विवाह और तलाक भी, वंशानुक्रम, ग्रहणदत्त भी सम्मिलित है। ठीक है, पारिवारिक कानून में। आगे है, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षवादी, जातिवादी, नारीवादी या सांप्रदायिक कहेंगे क्या? ठीक है, तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही होएगा? इसका होएगा का ऑप्शन, यानी धर्मनिरपेक्ष, यानी बिना किसी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, बिना किसी धर्म का है वो व्यक्ति, सब धर्म को बराबर मानता है, उसी को धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो है धर्म को राज्य से अलग रखना ही धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है, आगे है प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, कितना लिंगानुपात था देश का? ठीक है, ऑप्शन है 936, 956, 919, 928। ठीक है, तो इसका जो है 919 वाला सही हो जाएगा। 2011 में प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की जो संख्या थी वो 919 ही थी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, लोकतंत्र सरकार का बेहतर रूप है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन है नागरिकों के बीच सत्ता समानता को बढ़ावा देता है, दूसरा ख ऑप्शन है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, ग ऑप्शन है संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है, और घ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जो है तो उपयुक्त सभी। ठीक है, ये घ ऑप्शन। अगला सामान्यतः लोकतंत्र सामान्यतः
किसी भी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? सामान्यतः किसी भी देश का जो विकास है वो किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, घाय ऑप्शन इसका सही हो जाता है। मतलब देश का विकास किस आधार पर निर्धारित होता है? औसत साक्षरता पर। भाई अगर उस देश के व्यक्ति अगर साक्षर नहीं होंगे तो देश का विकास नहीं होएगा। अगर प्रति व्यक्ति पैसा नहीं कमाएगा तो देश का विकास नहीं होएगा। लोगों की स्वास्थ्य अगर लोग जो है शारीरिक व मानसिक रूप से अगर स्वस्थ नहीं हैं तो देश का विकास नहीं होगा। इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से मानव विकास में कौन सा राज्य अधिकांशतः निम्न रहता है, यानी निम्न स्तर पर रहता है? ठीक है, कौन सा राज्य? ठीक है, सबसे नीचे रह रहा है। ऑप्शन है गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा जो है तो निचले स्तर पर रहता है। ठीक है, आगे है मानव विकास रिपोर्ट को जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है मध्य प्रदेश। मतलब मानव विकास रिपोर्ट को जारी करने वाला सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट कौन सा जो है तो राज्य किया था भारत का? मध्य प्रदेश सबसे पहले जो है मानव विकास रिपोर्ट जारी किया था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल में, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। कहाँ पे कम है? केरल में शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। क्यों? क्योंकि केरल के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग साक्षर हैं, इसलिए अपने बच्चों को बखूबी जो है उनकी जिम्मेदारियों को वो निभा सकते हैं और उनकी ज़रूरतों को वो पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आय भी अगर वो पढ़े लिखे हैं तो आय भी बहुत अच्छी होएगी उनकी, इसलिए वे अपने बच्चों की सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। अगला है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। किस आधार पर? रोजगार की शर्तों के आधार पर। हाँ ऑप्शन है केंद्रीय गतिविधि के स्वभाव के आधार पर, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर गाय ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक किस पर आधारित हैं? किसके आधार पर विभाजित है? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, अगला है सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्न में से किसके पास होता है? सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व यानी अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन है निजी स्वामी, सरकार व निजी दोनों। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सरकार। ठीक है, सार्वजनिक उद्यम यानी सरकार का जो है तो क्षेत्र होता है, सरकार के जो है तो संस्थाएं होती हैं उन पर सभी का जो है अधिकार होता है। ठीक है, आगे है कौन सी आर्थिक गतिविधि तृतीय क्षेत्र में नहीं आती? जैसे बैंकिंग, मधुमक्खी पालन, अध्यापन, कॉल सेंटर में कार्य करना। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा मधुमक्खी पालन। ये तृतीय क्षेत्रक नहीं, ये प्राथमिक क्षेत्रक है, जबकि बैंकिंग, अध्यापन, कॉल सेंटर ये सब सेवा दे रहे हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, इसलिए जो है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खा वाला यानी मधुमक्खी पालन। ये तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों तृतीय क्षेत्र हैं। ठीक है, ये प्राथमिक क्षेत्रक है मधुमक्खी पालन। उसके बाद आगे देखते हैं कौन सा व्यवसाय तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? जैसे कृषि तो होगा नहीं, काहे कि ये प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। दूध का उत्पादन भी नहीं होएगा। संचार ये हो जाएगा, ये सेवा दे रहा है। वानिकी भी नहीं हो जाएगा। पेड़ों का लगाना जो है तृतीय क्षेत्रक
नहीं है। संचार इसका ऑप्शन सही होएगा, ग नंबर। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे, जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने एवं बेचने में सहमति रखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, खरीदने एवं बेचने दोनों में, ठीक है, चीज़ें खरीदने एवं बेचने दोनों में सहमति जब रखेंगे उसे क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था बोलेंगे या व्यापार बोलेंगे या क्रेता या विक्रेता या आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, उसे क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसका जो है दो देशों के बीच बस इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ठीक है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। उसके बाद अगला प्रश्न है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। ऑप्शन बैंक, सहकारी समिति, नियोक्ता, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं होगा इसमें, इसमें जो नियोक्ता है ये शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी ये औपचारिक जो ऋण के औपचारिक स्रोत जैसे सहकारी बैंक सब ले सकते हैं, ये बैंक, इन बैंकों से जो है तो वो लोन ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं और ऐसे स्रोतों से ऋण लेने पर जो ब्याज है वो कम लगता है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा नियोक्ता। ये जो है तो औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं होएगा। अगला है, प्रारंभिक काल में भारतीय किन वस्तुओं का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। भारतीय, ठीक है, किन वस्तुओं का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। अनाज का ऑप्शन है, पशु का, सोना चांदी एवं तांबे के सिक्के का या उपयुक्त सभी का। ठीक है, तो वो सब का करते थे, पशुचारक भी थे, कृषक भी थे, सोना चांदी तांबे के सिक्के का भी जो है वो व्यापार कर लिया करते थे। ठीक है, मुद्रा के रूप में। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, पेज नंबर अगला है, मुद्रा के आधुनिक रूपों में शामिल है। मुद्रा का जो आधुनिक रूप है यानी आज का जो रूप है वो क्या शामिल है, जैसे करेंसी, कागज़ के नोट, सिक्के या चेक या उपयुक्त सभी। ठीक है, सब शामिल है। आज करेंसी नोट भी चलते हैं, चेक भी चलता है, सिक्के भी चलते हैं। ठीक है, इसलिए घाय ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, अगला है, निम्न में से ऋण के अनौपचारिक स्रोत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है साहूकार, मालिक व व्यापारी, रिश्तेदार एवं दोस्त या बैंक। ठीक है, तो बैंक इसका घ नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। बाकी मालिक व्यापारी ये अनौपचारिक हैं, साहूकार भी अनौपचारिक है, ये भी ज़्यादा ब्याज लेता है पैसा देने के बाद, ऋण देने के बाद, और रिश्तेदार एवं दोस्त भी देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, वैश्वीकरण के 2 विगत दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है। ठीक है, मतलब दो ऑप्शन है, दो देशों के बीच वस्तुएं एवं सेवाओं और लोगों का, देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का, देशों के बीच वस्तुओं, निवेशों और लोगों का या उपयुक्त सभी का। ठीक है, तो इसका हो जाएगा जो है तो देशों के बीच वस्तुओं, निवेशों और लोगों का। ठीक है, यानी कि ग ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई। ठीक है, ऑप्शन है सभी लोगों के, विकसित देशों के लोगों के, विकासशील देशों के श्रमिकों के या उपयुक्त सभी के। ठीक है, तो इसमें इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा का वाला। ठीक है, यानी सभी लोगों के। वैश्वीकरण ने सभी लोगों के जीवन स्तर में क्या करी है, सहायता पहुंचाई है। वैश्वीकरण का मतलब ये है कि विश्व का जो आकार है, विश्व का जो दायरा है वो बढ़ जाना। ठीक है, यानी कि उसका विकास हो जाना ही वैश्वीकरण है। जैसे हम रोजगार या व्यापार करने के उद्देश्य से दूसरे देशों में जाएंगे तो वहाँ लोगों से अच्छा संबंध बनाएंगे ताकि हमारा व्यापार चल सके।
अगर हम संबंध बना रहे हैं ना, तो इसी से वो देश अपना देश जैसे लगने लगेगा, इसलिए वो देश और हमारे देश में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। तो इसी को वैश्वीकरण बोलते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है, विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, ऑप्शन है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण। ठीक है, तो विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा वैश्वीकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण। अगला है, सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, अंतर्राष्ट्रीयकरण। तो इसका जो है हो जाएगा उदारीकरण। ठीक है, गाय ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, फोर्ड मोटर्स भारत में कब आई थी? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है 1995, 1998, 1990 और 1992। ठीक है, तो इसका जो ये का ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, फोर्ड मोटर्स भारत में कब आई थी? 1995 में। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।